नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी हाल की। दरअसल प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टी आदिवासियों को साधने में भी जुटी हुई हैं। दूसरी तरफ राजधानी भोपाल में रामधुन पर आज सियासत गरमाई रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रामधुन से चुनाव में जीत मिल जाएगी। सवाल यह है कि 2023 में आदिवासी वोटर्स किसके साथ आएंगे। सवाल यह भी कि राम के नाम पर सियासत कितना सही है, और सवाल यह भी कि कांग्रेस ने जो आज बैठक की उससे आदिवासी वर्ग को कांग्रेस पार्टी के अपने साथ रख पाएगी। तो बहुत सारी चीजें जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जो जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या सियासत में मध्य प्रदेश की इस वक्त चल रहा है, वो रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से अपनी सियासी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में चंबल और रीवा संभाग के विधायकों की बैठक हुई और उसके बाद भोपाल और इंदौर संभाग के विधायकों की बैठक होगी। बीजेपी ने इन बैठकों के जरिए ये साफ कर दिया है कि पार्टी इस चुनाव में किसी भी तरह से कोई चूक नहीं करना चाहती है। मसलन वो अभी से पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं को 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार करना शुरू कर चुकी है। हमारा निरंतर रूटीन की ये बैठक है जिसमें हमेशा हम लोगों को समय समय पर बुलाया जाता है, और जिस तरह के संभागीय बैठक इसमें निश्चित है कि हमारा क्षेत्रीय कोई ऐसे इशू होंगे जिनमें लेकर हम लोग भी चर्चा कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत करना है। और मध्य प्रदेश में सरकार हमारी है, चौथी बार भी हमने सरकार बनाई है, आने वाला 2 साल के बाद चुनाव भी है, तो किस तरीके से हमारे विधायकों को जमीनी स्तर में काम करना, सरकार की योजनाएं कहाँ तक जनता तक पहुँच रही है, इन तमाम बातों को लेकर भी चर्चाएँ आना है। बीजेपी की चुनावी मशीनरी की तुलना में चुनाव में कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, जिसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक बुलाई गई, जिसमें कमलनाथ ने हर उन पहलुओं पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की जिसमें पार्टी बीजेपी को टक्कर देने में पिछड़ जाती है। बैठक में आदिवासी वर्ग को कैसे साधा जाए, इस पर भी बात हुई। ये नई पीढ़ी आई और बीजेपी बहुत मायने है सोशल मीडिया पे इनको गुमराह करने में, पर आप जब तक नहीं पहुंचेंगे और उन्हें सच्चाई नहीं समझाएंगे। अगर एक समाज सच्चाई पहचानता है वो आदिवासी समाज। आदिवासी समाज ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, पर आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो जल्दी गुमराह भी हो जाता है। हमें स्वीकार करना है। कांग्रेस पार्टी ने रणनीतियों के साथ साथ बीजेपी के राम मंदिर वाली सियासत का काट भी निकाल लिया है, और इसकी कमान इन दिनों दिग्विजय सिंह संभाल रहे हैं। उसका एक उदाहरण राजधानी भोपाल में देखने को मिला। पर अहिंसा की जीत है। गांधी जी ने अहिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को हटाया। हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रेम, सद्भाव, अहिंसा और सद्भावना से काम करती है। हम लोग वैमनस्यता से काम नहीं करते। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान से शुरू हुई राजनीति रामधुन तक पहुंच गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने आवास पर रामधुन की पूरी तैयारी कर ली थी, जिसमें दिग्विजय सिंह शामिल होने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने सड़क पर ही भजन करना शुरू कर दिया। दरअसल लंबे वक्त से ही राम के नाम पर चल रही सियासत में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती रही है, जिससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब ऐसे प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की है कि वो राम विरोधी नहीं बल्कि राम भक्त हैं। दिग्विजय के इस रामधुन का आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे राजनीतिक प्रयोग से पार्टी को कुछ तो राहत जरूर मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अब्बास हफीज जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत।
और राकेश पाठक जी, डिबेट की शुरुआत आज आपसे। मध्य प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है सर, बीजेपी की बैठक हो रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, वो भी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और ये मध्य प्रदेश की सियासत में इस तरह की स्थिति है अब कि पहले पार्टियां ओबीसी वर्ग के पीछे लगी कि दोनों पार्टी उनकी हितैषी हैं, फिर बारी आई आदिवासियों की, और तीसरी जो सियासत रामेश्वर शर्मा, साध्वी प्रज्ञा या दिग्विजय सिंह जैसे नेता करते हैं पोलराइज करने की, तो क्या समाज को पूरी तरीके से बांट दिया गया है यहाँ पर कि हर वर्ग को किस तरीके से साधा जाए, उसके लिए अलग रणनीति है? इससे समाज का बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है या यहाँ पर बंटने के चांसेस ज्यादा है? देखिए लोगन, मैं इसको सीधे समाज को बांटने की कोशिश तो नहीं मानूंगा, क्योंकि वोटों की जो राजनीति है सभी समाजों को साधने की कोशिश सारे राजनीतिक दल करते हैं। मध्य प्रदेश में खास तौर से आदिवासियों को लेकर जो दोनों पार्टियां कवायद कर रही हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा विगत में दृष्टिपात करना होगा लोकेंद्र, कि 2018 के विधानसभा चुनाव में और उसके पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में जो आदिवासियों के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं, उनके जो चुनाव परिणाम थे उससे दोनों पार्टियां प्रभावित हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी उसकी आधी मिली थी कांग्रेस को उस वक्त, और जब 2018 का चुनाव आया तो उसका आंकड़ा उलट हो गया। अगर मैं ठीक हूं तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जितना नुकसान आदिवासी आरक्षित सीटों पर हुआ, उसकी वजह से ही 2018 में सरकार बनाने से वंचित रहना पड़ा। इसलिए स्वाभाविक तौर पर कोई भी राजनीतिक दल किसी क्षेत्र विशेष में, किसी वर्ग विशेष में अपने आप को पिछड़ता हुआ पाता है, तो अगले चुनाव के लिए वो तैयारी करता है कि वहां जो वोटर उससे दूर गया था उसे किसी तरह से पास लाया जाए। आपको स्मरण है, अभी 15 तारीख को भोपाल में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया, बिरसा मुंडा की जयंती के दिन माननीय प्रधानमंत्री आए भोपाल में। तो ये कवायद पिछले विधानसभा चुनाव में पिछड़ जाने का जो गैप है, उस गड्ढे को भरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती। स्वाभाविक है कि कांग्रेस इस कवायद से चिंतित होगी, उसे लग रहा होगा कि हम बनी बनाई सरकार खो चुके हैं, उसके कारणों पर इस वक्त चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले 2 वर्ष बाद जो विधानसभा चुनाव हैं, उसमें ये नुकसान न हो जाए जो हासिल किया था 2018 में। अगर ये देखा जाए कि सरकार अगर कमलनाथ की या कांग्रेस की बनी थी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इन्हीं आदिवासी सीटों का था। तो आपके प्रश्न में जो 2 हिस्से हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये इसको विभाजनकारी राजनीति अब इसलिए नहीं कह सकते कि देश में सारी राजनीति धर्म, जाति, संप्रदाय इस सारे आधार पर चल रही है, लेकिन अंततः वोटर का भला होता है कि दोनों पार्टियां, जहां 2 से अधिक पार्टियां हैं, वे हर वर्ग पर ध्यान देती हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं बनाती हैं, हर दल आश्वासन देता है, उनके घोषणा पत्र में शामिल की जाती हैं ऐसी चीजें। तो ये विभाजनकारी राजनीति प्रथम दृष्टया दिखाई देती है, लेकिन अंततः है ये वोटों के लिए, और सब पार्टियां करती हैं। मैं इसमें सभी पार्टियों को एक मानता हूं। नहीं, सवाल इसलिए ना सर कि बातें बड़ी बड़ी होती हैं कि हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट से ज्यादा तो अब हर वर्ग को लेकर पार्टियां चल रही हैं कि इनको कैसे साधा जाए, डेवलपमेंट कहीं पीछे रहे। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। असल में होता क्या है कि चुनाव आते आते विकास की बात तो एक तरफ रखी रह जाती है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, विषयांतर हो जाएगा इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, कि 4.5 साल तक कुछ भी होता रहा हो, लेकिन पिछले कई विधानसभा चुनाव में आपने देखा है कि जैसे जैसे चुनाव पास आता है, उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली जिन्ना आ जाते हैं, शमशान कब्रिस्तान आ जाता है, अब्बा हुजूर आ जाते हैं। आज भी हमने देखा बयान योगी आदित्यनाथ जी का कि अब्बा जान और चाचा जान। तो अब ना कोई उत्तर प्रदेश में विकास की बात कर रहा है। यही तो डिफरेंस था ना सर, यही तो डिफरेंस था राकेश जी। इसको शांति का टापू कहा जाता था मध्य प्रदेश को। यहाँ की पॉलिटिक्स बिहार या उत्तर प्रदेश जैसी नहीं थी, यहाँ की पॉलिटिक्स अलग तरह उसी दिशा में बढ़ गई। मैं आपसे सहमत हूँ लोकेंद्र जी, अब उसी दिशा में अग्रसर है मध्य प्रदेश की राजनीति, और ये चिंता की बात है। यहाँ अब तक धर्म, जाति, संप्रदाय, इन चीजों पर चुनाव नहीं होते थे। अगर इस दिशा में मध्य प्रदेश की राजनीति बढ़ रही है तो मैं समझता हूँ हमारे सारे मित्रों को चिंता करनी चाहिए
भारतीय जनता पार्टी के कितनी प्रवक्ता भी चिंता है बैठे सर, हैं, देख पटेल लेते साहब। हैं। सनवर पटेल जी, लगता है कि जी। इससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? जब एक वर्ग विशेष की बात कोई पार्टी करे, फिर अलग अलग वर्गों, क्योंकि ये हो रहा है सर, पहले हमने देखा ओबीसी को लेकर हितैषी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ऐसा ना लगे कि इस वर्ग विशेष के पीछे पार्टियां ज्यादा जा रही हैं, जैसा कि अब प्रतीत हो रहा है कि अब आदिवासियों के पीछे दोनों पार्टियां पड़ी हैं। देखिए लोकेंद्र जी, बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जब राजनीतिक क्षेत्र में अपना काम करती है, समाज में जाकर अपना काम करती है, तो उसका मुख्य वाक्य है अंत्योदय। किस तरह से जो पिछड़ गए हैं उनका विकास करना, गांव गरीब किसान को आगे बढ़ाना, जनजाति भाई बहन पिछड़ा वर्ग की चिंता करना। तो अब जो पिछड़ गया है, जो रह गया है, उसी की चिंता तो करना होगी ना। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्य वाक्य पर चले, और वह चल रही है। और जो ऐसा जनजाति समाज जो वर्षों से कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से पिछड़ा, आज लगभग 50 सालों का आप इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में रही है, और उन 50 वर्षों में किस प्रकार से हमारे जनजाति भाई बहनों का जीवन स्तर नीचे ही रहा, वो कभी आगे नहीं आ पाए, उनका सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में अगर उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो मेरा ये मानना है कि सभी सीधा सवाल राजनीतिक दलों और मैं ये कांग्रेस से भी करना चाहिए। मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा, राजनीति इस वक्त मध्य प्रदेश में आप डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं, आदिवासियों का विकास, पिछड़ों का विकास, उस तरफ ले जाना चाहते हैं, या फिर जो दूसरी तस्वीर हमें देखने को मिली है, आज भोपाल की सड़कों पर रामधुन हो रही थी, एक नेता पूरा तैयारी कर बैठे थे, अंत में उन्होंने कहा कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह का आना ही नहीं था, भगवान राम बुला ही नहीं रहे थे उन्हें, या इस तरह की राजनीति चाहिए हमें प्रदेश में? देखिए, दोनों बातें अलग अलग नहीं है, विकास और पिछड़ों का विकास। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास, ये दोनों तो अलग नहीं है, लेकिन वो बात अलग है सर जो भोपाल की सड़कों पर था। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने का प्रयास करता हूं लोकेंद्र जी, कि भारतीय जनता पार्टी का सदैव से प्रयास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ गए हैं उनका विकास करेगी। और विकास, मध्य प्रदेश का विकास इस प्रकार से, रोडों की हालत दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में थी, और 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो रोडों की स्थिति हमारे सामने है, उसी प्रकार से बिजली पानी की व्यवस्था हमारे सामने है। तो हमने हमेशा विकास की राजनीति की है, और उस विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के भाई और अनुसूचित जनजाति के भाई बहन को कहीं नहीं, आप फिर से मेरा सवाल शायद आप ढंग से ले नहीं पाए सर। मैं ये जानना चाह रहा था सनवर जी आपसे कि एक तरफ विकास की बात कि हम पिछड़ों को ऊपर लाना चाहते हैं, चलिए मान लेते हैं कि पार्टी को चिंता है, सरकार को चिंता है, होनी भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पोलराइज करने वाली जो सियासत है, मैं उस पर जानना चाह रहा था। अब दोनों चीजें, या तो पार्टी साथ लेकर चलना चाहती है कि दोनों में फायदा है, दोनों को लेकर चला जाए। नहीं लोकेंद्र जी, जहां तक आपने अगर रामधुन वाले विषय पर इसको जोड़ रहे हैं, तो आज जो रामधुन वाला विषय आया है वो दिग्विजय सिंह जी की तरफ से आया है। तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि हम भोपाल की सड़क पर रामधुन बजाएंगे, रामेश्वर शर्मा जी के घर जाकर रामधुन बजाएंगे। पुलिस ने क्यों नहीं जाने दिया सर उनके घर पर? दोनों पार्टी के नेता करते मिलवाट के, अच्छा लगता है। रामेश्वर शर्मा जी ने तो खुद कहा कि आइए, आपका स्वागत है, आपका पुलिस ने क्यों रोक लिया? पुलिस ने क्यों नहीं जाने दिया? पुलिस को बीच में खड़ा कर दिया। इसका जवाब पुलिस देगी। लॉ एंड ऑर्डर के कारण था या और कोई अन्य कारण था, इसका जवाब पुलिस देगी। इसका जवाब पुलिस किसके कंट्रोल में है? पुलिस किसके कंट्रोल में? उसका जवाब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथ में है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस जो है वो स्वतंत्र है कि उसको क्या स्टेप लेना है। हफीज जी, स्वतंत्र है पुलिस, और जब एक नेता बुला रहा है, दूसरा जाने के लिए तैयार है, तो पुलिस ने क्यों रोका? और ये किस तरह की सियासत सर? इसकी जरूरत है क्या? दरवाजा बाहर से लगा के जाना। देखिए, डर है, और लोकेन जी डर है, और डर के सामने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा है कि उनका डर जो होता है, जब सामने आते हैं विपक्ष के लोग, तो वो सामने दिखता भी है। रामेश्वर शर्मा जी बहुत बड़े बड़े बोलते हैं, लेकिन वो इतने जिस तरह के राजनीति करते हैं वो सीमित दायरे में ही कर सकते हैं। वो डरपोक व्यक्ति हैं और डरते हैं, इसीलिए आज उन्होंने अपने आसपास पूरा तामझाम करा लिया। एक बयान दे देते आके बाहर कि पुलिस वाले साथियों हटा लो अपने बैरिकेड्स, हम मान लेते। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि इतने बड़े हुजूम उनके सामने आएंगे। उनको लग रहा था कि शायद ये बातचीत होकर चले जाएगी, जैसा भाजपा का काम होता है। बैठक भोजन विश्राम वाले नहीं समझ सकते कि असली राजनीति क्या होती है और लोकतंत्र प्रदर्शन क्या होता है। जिन्होंने कभी खुद इस तरह के काम नहीं किए हों, अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी हो, हमने अपने घुटने ले जाके उनके सामने रखना चाहे, लेकिन वो आसपास ही इतना आने नहीं देना चाहते थे। पहले तो उन्होंने बहुत भीड़ लगाई अपने घर पे अपने समर्थकों की, जिससे कि शायद उनको डर लगा कि कांग्रेसी जब आएंगे तो हम बच जाएं। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि बीजेपी ने उनके ऊपर एक भी एक्शन नहीं लिया।
मान रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग उनके ऊपर बयान देने से बचते रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। भाजपा में कोई डिसिप्लिन नहीं बचा है कि आप विपक्ष के लोगों के पैर तोड़ने की बातें करते हो। ये भाजपा है, मुझे हैरानी इस बात की है। अब दूसरी बात, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं आदिवासी समुदाय की, आदिवासी समाज के साथियों की। आदिवासी समाज जानता है कौन उसका हितैषी है, कौन उसका विरोधी है। कांग्रेस पार्टी 70 सालों से साथ में लेके चली है आदिवासी साथियों को, और आदिवासी समाज का उद्धार हुआ है। उन्होंने देखा है, उन्होंने महसूस किया है। ये आरक्षण विरोधी लोग आज अगर ये कहेंगे, जो आरक्षण छीनना चाहते थे और चाहते हैं, तो मोहन भागवत जी ने भी बहुत बार कहा है, जिसका जिक्र किया है, ये आदिवासियों के हितैषी इसलिए भी नहीं हो सकते कि इनकी सरकार में आपको जान के हैरानी होगी कि 1 करोड़ आदिवासियों को जंगल से बाहर निकालने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इतना कमजोर पक्ष रखा वहां पे कि 1 करोड़ आदिवासी बेघर होने के कगार पे आ गए। और उसके साथ साथ इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट के अंदर क्या कानून ले आए कि फॉरेस्ट गार्ड शूट कर सकता है जंगल के अंदर लोगों को, फॉरेस्ट गार्ड शूट कर सकता है। ये भारत में मोदी सरकार ने संशोधन करके कानून लाके खड़ा किया, जिसकी ऊपर थू-थू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। तो ऐसी चीजें हैं जो अगर चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा, बात बहुत दूर तलक जाएगी। जो एक शायर ने कहा है, यही है कि भाजपा कह ले कुछ भी, लेकिन उसकी आज कथनी कमलनाथ और ने करनी का कहा अंतर सब कि जानते हैं। आदिवासी लोगों को हमें सही बात बतानी होगी। अगर वाकई आपको लगता है कि बीजेपी उनको बरगला रही है, तो आप लोग कहां कमजोर पड़ रहे हैं? आप लोगों को भी तो पूरा राइट है सर, उनके बीच में जाइए, और आप लोग जाते भी हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कर आते हैं वहां पर। तो फिर आपके साथ क्यों नहीं आ रहे आदिवासी? 2018 में आए, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद फिर दूर भी तो हुए हैं ना। अब ये हाल ही की 4 सीटों पर कहां आप लोगों को समर्थन मिल पाया? किसने कहा आपसे दूर हुए? नहीं कहा, आप जोबट किसने कहा आपसे दूर हुए हैं? 6000 वोटों से अगर कोई सीट हार जाए एक विधानसभा उपचुनाव, मैं उसी पे आ रहा हूं। एक विधानसभा उपचुनाव, साम दाम दंड भेद, सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग, सत्ता की पूरी ताकत के सामने अगर 5,500-6 हजार वोटों से हार जाए तो आदिवासी समाज के लोग हमसे दूर हो गए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उपचुनाव एक अलग तरीके का होता है, और उपचुनाव में एक सीट के ऊपर हम तय नहीं कर सकते कि प्रदेश में क्या हो रहा है। हमसे दूर नहीं हुए हैं, हमारे साथ बयान है सर कि ये लोग अच्छी कलाकारी कर लेते हैं। कमलनाथ जी ने ये मान रहे हैं कि वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रही है बीजेपी उन्हें अपने लोकेन जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात समझ गया लोकेन जी। कमलनाथ जी ने यह नहीं कहा कि चले गए हैं, प्रभावित कर लिया है। कमलनाथ जी ने कहा कि जो भ्रमित करने का काम भाजपा निरंतर कर रही है दुष्प्रचार के माध्यम से, उसको रोकना है, उसका सामना करना है, ताकि ये दुष्प्रचार करके, भ्रमित करके हमारे आदिवासी समाज के लोगों को, जिनका ये शोषण करते आए पिछले 15 सालों से, उनको फिर से धोखे में ना लेके चले जाएं, या दोबारा ये अपने झूठ की तरफ उनको नहीं कर। तैयारी करेगा हर राजनीतिक दल, अपनी तैयारी हर राजनीतिक दल करेगा, क्योंकि हमें आदिवासी समुदाय के साथ साथ हर वर्ग के भविष्य की चिंता है, और कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है। दुष्प्रचार को हमने बहुत भुगता है। दुष्प्रचार से हमारी 2014 में सरकार गई है बाहर, और दुष्प्रचार ही जो रहा उपचुनाव के अंदर भी बहुत कुछ उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ गया। तो ऐसी किसी भी चीज के सामने हम अपनी तैयारी तो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार की तैयारी कर रही है, हम दुष्प्रचार से बचाने की तैयारी कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय हमारे साथ है और साथ ही रहेगा। उसका हमारा सदियों का नाता है, उसका हमारा बहुत सालों का नाता है, डेकेड का नाता है। हम साथ में काम कर चुके हैं। हमने आदिवासी, आखिरी बात खत्म करूंगा, हमने आदिवासी उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को जो सपना था साकार करके दिखाया 2 बार। हमने प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समुदाय से दिया, हमने युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समुदाय से दिया। इन्होंने तमाम लोग लगाए वहां पर, तो सर बीजेपी लगाएगी वो, अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो वो क्यों पीछे रहेंगे? तो ये एक्सक्यूज कब तक चलता रहेगा फिर से? उपचुनाव में चलता है, उपचुनाव के बाद नहीं चलता। ये उपचुनाव हमेशा कहा जाता है कि सत्ताधारी धारी दल की तरफ जाता है। पूरे देश में चुनाव का यही हुआ। राजस्थान में जो सीट्स थी वो सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ गई। महाराष्ट्र में जो सीट्स थी बाइपोल की, सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ गई। पश्चिम बंगाल में जो सीट्स थी उपचुनाव के अंदर वो तृणमूल की तरफ गई। दमोह और रैगांव को एक्सेप्शनल मानते हैं कि रैगांव सच्चाई है इस पूरे प्रदेश की, या हिमाचल रैगांव सच्चाई है पूरे प्रदेश की। हालात आप देखिए कि सत्ताधारी दल के खिलाफ, सत्ताधारी दल के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रह के 1 सीट जीतती है, जिसमें 3 प्रत्याशी बाहर, 2 प्रत्याशी बाहर के हैं 3 सीटों में से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। लेकिन क्योंकि निर्णायक स्थिति में नहीं लाते हैं उपचुनाव, इसलिए जनता का वोट देना सरकार के परिवर्तन नहीं होने की वजह से उतना ज्यादा नहीं होता है। सनवर जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। हाँ देखिए लोकेन जी, हमारे विद्वान साथी अब्बास साहब ने कहा है कि
जनजाति भाई बहनों का असली हितैषी कौन है उनको पता चल गया। निश्चित रूप से उनको पता चल गया। 3, 8 और 13 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। 18 में जरूर उनको भ्रमित किया गया, लेकिन बहुत जल्दी उनका भ्रम टूट गया। उन्होंने पहचान लिया कि हमको ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उपचुनाव में जैसा हमारे अब्बास भाई ने वर्णन किया है क्या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में गोली मारने की अनुमति मोदी सरकार ने संशोधन करके नहीं दी है? लोकसभा की क्या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में मोदी सरकार ने जंगल में गोली मारने की अनुमति फॉरेस्ट गार्ड को नहीं दी है? क्या 1 करोड़ आदिवासी बेघर नहीं हुए आपकी सरकार के अंदर? ये वो ज्वलंत मुद्दों से बड़े सवाल हैं जिनके जवाब बीजेपी के पास नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप इन सवालों के जवाब दीजिए। बीजेपी की तरफ से आप एक काबिल व्यक्ति हैं। फॉरेस्ट गार्ड्स को किसको गोली मारने की अनुमति दी गई है? वहां पे आदिवासी भाई रहते हैं, आपने कैसे अनुमति दे दी संशोधन करके? आपने 1 करोड़ आदिवासियों को देश भर में बेघर कर दिया। आपने मध्य प्रदेश में 2.5 लाख आदिवासियों को पट्टों से वंचित करा दिया। तो ये हितैषी है या जनक, आप हितैषी हैं या विरोधी हैं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। उनको आपने कभी पहचाना नहीं, उनको कभी सम्मान नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरे भाई वो तो एक बड़ा विषय है, किसने पहचाना किसने नहीं पहचाना। हमने हमेशा पहचाना, हमने उनको सत्ता का भागीदार बनाया, संगठन में हिस्सा दिया। लेकिन आज विषय यह है, क्या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में आपने मोदी सरकार ने संशोधन करके फॉरेस्ट गार्ड को गोली चलाने की अनुमति दी है? आप बताइए, 1 लाख आदिवासी बेघर नहीं हुए। राकेश जी, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है सर। दोनों ही पार्टियां हितैषी, दोनों ने इतने ज्यादा काम किए, लेकिन फिर भी आदिवासी आज पिछड़ों में है। देखिए लोकेश जी, आपकी बात मैं आ रहा हूं सनवर जी, आ रहा हूं, 1 मिनट। देखिए लोकेश, सभी राजनीतिक दल अपने नागरिकों, अपने मतदाताओं के विकास का दावा करते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि सचमुच में हमारे जो मूल निवासी आदिवासी हैं, उन्हें जीवन और समाज की मुख्य धारा में जो स्थान मिलना चाहिए था, वो सचमुच में अब तक नहीं मिला है। मैं राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री भोपाल में कह गए 70 साल में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं है कि 70 साल में नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि इतना ज्यादा हो गया हो कि वे सचमुच समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हों। जहां तक आदिवासियों के कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन का प्रश्न है, देश के सबसे बड़े राज्यों में से छत्तीसगढ़ है, पूरा आदिवासी एक तरह से राज्य है। कितनी संख्या में सीटें वहां आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। वहां कांग्रेस बहुमत से और भारी बहुमत के साथ सरकार में है। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उसमें कांग्रेस को समर्थन मिला। झारखंड एक तीसरा ऐसा राज्य है जहां आदिवासी बहुसंख्यक हैं, वहां भी कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार है। तो राजनीतिक दलों को सत्ता प्राप्त करने के लिए वर्ग विशेष के साथ खड़े होकर दिखना, उसके विकास का दावा करना उसका काम है। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ये मीमांसा करें कि सचमुच में उनका जो हक है, विकास की जो योजनाएं हैं, वे उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, उनका जीवन स्तर सचमुच में उठा कि नहीं उठा। मैं आखिरी कमेंट सर आपसे लेता हूं, मैं आखिरी कमेंट लेता हूं आपसे कि जब चुनाव नजदीक आएंगे, क्योंकि तैयारी तो 2023 की है, तो क्या मैटर करता है उस टाइम पर कि सड़कों पर रामधुन हो, कोई नेता बड़े बड़े दावे कर रहा हो, अपने घर पर तैयारी कर रहा हो, या उस टाइम ये देखा जाएगा कि जो ये पार्टियां दावे कर रही हैं असल में किस समाज का कितना भला हुआ? देखिए लेकिन पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि अंत में चुनाव आते आते इस बार मुझे बहुत ज्यादा इस बात की आशंका है कि मध्य प्रदेश में भी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें होंगी। ठीक, हिंदू मुस्लिम का एंगल भी आएगा मध्य प्रदेश में, और यह पूरे देश का दुर्भाग्य है। चलिए सर, इसी के साथ मैं खत्म कर रहा हूं, समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बड़ी दिलचस्प राजनीति है इस वक्त मध्य प्रदेश की, लेकिन इसमें विकास ऊपर रहना चाहिए और तमाम वर्गों को भी देखना चाहिए कि उनके लिए कितना काम हो रहा है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।